व्हाट्सअप लर्नर्स, वेलकम टू अभिनव जैन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या स्टेप्स को फॉलो करा जाता है और अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं सिंपलर वर्ड्स में। अकाउंटिंग होता है हिसाब किताब रखना किसी भी एक बिजनेस की सारे लेन देन के ट्रांजेक्शन्स की। ठीक है, जस्ट लाइक हमने एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस लगाया। अब शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के अंदर हमें सबसे पहले क्या चाहिए? कैपिटल। उस कैपिटल से फिर हम रॉ मटेरियल को खरीदेंगे, मशीनरीज खरीदेंगे, एक लैंड बिल्डिंग लेंगे और उसके ऊपर हम फिर पूरी प्रोसेसिंग करेंगे और फाइनल शर्ट्स को बनाकर मार्केट में बेच देंगे। अब इन सारी चीजों के अंदर, इन सारी प्रोसेस में हमने जिन भी चीजों को खरीदा पैसे देकर और फिर बना करके शर्ट्स को जो हमने मार्केट में बेचा, वहां से हमारे पास जो पैसे आए, उन पूरा हिसाब किताब को रखने को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब अकाउंटिंग का बेनिफिट क्या है किसी बिजनेस के लिए? बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई बिजनेस अच्छे से अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करेगा तो उसे अपने एक ट्रू पोजीशन पता लगेगी कि उसने पूरे साल बिजनेस में कहां से कौन सा सामान कितने रुपीस पे खरीदा, उसकी क्या कॉस्ट पड़ी उसकी, और उसने कितने रुपीस पर उसको बेचा। तो अपनी रेवेन्यू और कॉस्ट से फिर वो पता कर सकता है कि उसका एक्चुअली में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, जिससे कि एक बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प मिल सकती है। इसलिए अकाउंटिंग प्रोसेस जरूरी होती है। तो हम आगे पूरा मीनिंग अब समझते हैं अकाउंटिंग का। Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting and communicating the results to the users। कि एक अकाउंटिंग एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। आइडेंटिफाई क्या होता है? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शन क्या होगी? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन करना किसी भी चीज का। जस्ट लाइक जब हमने एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करा तो हम रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे। क्या परचेस करेंगे? हम कपड़ा, थ्रेड, धागा, बटन्स परचेस करेंगे। तो इन सब चीजों को परचेस करने के लिए हम जो पैसा देकर के आए किसी सामने वाले को और ये सामान हम ले आए, तो ये पूरी एक ट्रांजेक्शन हुई कि हमने पैसा देकर सामान ले लिया। तो इस लेन देन को हम ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और बिजनेस ट्रांजेक्शन कब बनेगी? जब ये पूरा लेन देन किसी प्रॉफिट मोटिव से होता है, उसी को हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये पूरा लेन देन किस लिए होगा? प्रॉफिट मोटिव से होगा। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम उसको मेजर करेंगे। मेजर क्या करेंगे? उसकी मॉनेटरी वैल्यू को। पहले तो हमने आइडेंटिफाई करा कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या है, पैसों का लेन देन कहां हो रहा है और उन पैसों के लेन देन की ट्रांजैक्शन की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, फिर हम उसे वो मेजर करेंगे। जस्ट लाइक हमने जब किसी शॉपकीपर ने, ट्रेडर ने क्या करा, बनी बनाई शर्ट्स खरीदी, 250 रुपीज की 1000 शर्ट्स खरीदी उसने, तो उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू हो गया उस ट्रांजेक्शन का 2,50,000 रुपीज। ये हमारा मेजरिंग हो जाता है। मेजरिंग के बाद फिर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड हम कहां पे करते हैं? रिकॉर्ड करने के लिए हम यहां पे समझेंगे, हम करते हैं जर्नल में। आगे चल के आप पढ़ोगे जर्नल पूरा होता क्या है। जर्नल एक बुक है जिसके अंदर हम सारी अपनी डेली टू डेली ट्रांजेक्शन्स को एक एक टाइम वाइज रिकॉर्ड करके रखते हैं कि किस अमाउंट से हमने कहां पर क्या परचेस करा है और क्या हमने सेल करा है। रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई हमारे पास होता है लेजर्स में। लेजर्स भी आप आगे पढ़ोगे। एक ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं तो लेजर्स होते हैं हमारे पास अकाउंट्स। अकाउंट्स कैसे? रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डालना। जर्नल में तो हम सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिए पैसे दे करके, तो मैंने परचेस करी रॉ मटेरियल की और पैसे मेरे पास से चले गए। तो यहाँ पे दो हमारे पास अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए, परचेस का और कैश का। ऐसे ही जब मैंने शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर ली तो मैंने उनको सेल करा, तो सेल करने के बाद मेरे पास दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए, कैश का और सेल का। तो जर्नल में तो सारी चीज एक साथ रिकॉर्ड हो गई, लेकिन हम फिर लेजर्स में उनको अलग अलग क्लासिफाई करना सीखेंगे कि कैश के ट्रांजेक्शन को सिर्फ कैश के अकाउंट में दिखाना है, परचेस की ट्रांजेक्शन्स को परचेस के अकाउंट में, सेल्स की ट्रांजेक्शन्स को सेल्स के अकाउंट में, जिससे हमें पता चल सके पर्टिकुलर हेड में हमने कितना अमाउंट स्पेंड करा है या कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। क्लासिफाई करने के बाद अब क्लासिफिकेशन से होगा क्या? हमें हर किसी हेड का एक पर्टिकुलर अमाउंट पता लग जाएगा, जिससे हमें समराइज करने में इजी मिलेगा। समराइज क्या होता है? जिससे हमें कैलकुलेटिव कर सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट लॉस कितना बचा है। तो समराइजिंग में हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, जिसके अंदर हम सारे बैलेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स के।
इसके बाद हमें बनाना होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट है ये, जहां से मुझे प्रॉफिट लॉस पता लगेगा। और मेरी कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक वो स्टेटमेंट होती है जो हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। इसके अंदर अपने कंपनी के सारे चीजों को रिकॉर्ड करके रखते हैं कि किस चीज का कितना अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है ईयर एंड के अंदर। तो जब हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे अकाउंटिंग के अंदर, कि पहले तो हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन को पता कर लिया, उसकी पैसों की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, फिर उसको हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, क्लासिफाई भी कर लिया, समराइज करके हमने एंड में क्या करा, हमने उससे प्रॉफिट लॉस को असर्टेन मतलब पूरा कैलकुलेट कर लिया। प्रॉफिट लॉस क्या है मेरे पास पूरे बिजनेस में, क्या मेरे पास उधारी है साल के एंड में, किससे किससे मुझे कितने पैसे लेने हैं और कितने मुझे किसको पैसे देने हैं। तो इन सब चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम करेंगे एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग कौन करेगा? अच्छा, ये जो प्रोसेस पूरी हो रही है अकाउंटिंग, इस प्रोसेस को जो बंदा करता है उसे हम बोलते हैं अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट इस पूरी प्रोसेस को करने के बाद समझेगा, उससे एनालाइज और इंटरप्रेट करेगा, कुछ चीजों को समझेगा कि हमने कहां पर कितनी कॉस्ट लगाई है, तो वो कॉस्ट ज्यादा अगर आ रही है तो कॉस्ट ज्यादा क्यों है, प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट कम क्यों है, और उससे मिलने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, फिर अकाउंटेंट उन सारी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेगा रिजल्ट्स को अपने यूजर्स के साथ। अब यूजर्स कौन होते हैं? यूजर जैसे कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हो, जो किसी चीज को यूज करे, तो इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले को हम बोलेंगे यूजर्स। अब यहां पर अकाउंटेंट किन यूजर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा? जैसे कि बिजनेस का ओनर। ओनर ने पूरा काम अकाउंटेंट के ऊपर छोड़ा हुआ इस प्रोसेस का पूरा। अब ये प्रोसेस से सारे इंफॉर्मेशन निकाल के वो ओनर को बताएगा कि हमने पूरे साल में क्या करा, तो उससे में कितना प्रॉफिट हो रहा है कहां पर, और कितना हमारे पास लॉस हो रहा है। यूजर्स भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं इंटरनल जो बिजनेस के अंदर ही रहते हैं, और एक्सटर्नल जो बाहर के बंदे होते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे जो हम 11th में पढ़ेंगे, 11th क्लास के अकाउंट्स में हमें इंटरनल यूजर्स में हमारे पास ओनर होगा, और एक्सटर्नल यूजर्स में जैसे कि हमारे पास होंगे क्रेडिटर्स हो गए जो बिजनेस को उधारी पे पैसा देते हैं, जिससे हम उधार सामान खरीद के लाते हैं। बैंक हो गया जहां से हम लोन लेंगे, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गई, रिसर्चर्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, इन सबको हम बोलते हैं यूजर्स। तो ये पूरा मीनिंग होता है एक अकाउंटिंग प्रोसेस का, कि अकाउंटिंग प्रोसेस हम किसे कहते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस को अगर हम फॉलो करें तो उसके क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। हमें अपने बिजनेस की पूरी एक फाइनेंसिस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमने कहां पर कितना पैसा लगाया है, कहां से हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पूरी एक ट्रू पोजीशन हमें अपने बिजनेस की पता लग जाएगी। दूसरा होता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को एक साथी मिल जाता है, सहारा मिल जाता है, जिसके थ्रू मैनेजमेंट अपनी पूरी प्लानिंग कर सकती है फ्यूचर की, कि बजट को कंट्रोल कैसे करा जाए, सेल्स को कैसे मैक्सिमाइज करा जाए, प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए। मैनेजमेंट को एक हेल्पफुल टूल मिल जाता है अकाउंटिंग के थ्रू। रिप्लेसेस मेमोरी। अब जैसा कि याद रखना सब कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है, ये भी याद नहीं रहता कि कल कौन सी सब्जी खाई थी, तो ये कैसे याद होगा कि हमने पिछले साल या पिछले महीने बिजनेस के अंदर हमने क्या चीजों को, क्या पॉलिसीज को अडॉप्ट करा था जिससे हमारी क्या चीजें बढ़ी थी। तो इन सारी चीजों को हमें अपनी मेमोरी को रिप्लेस करना होगा। लिख करके अगर हम रख लेंगे पूरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, तो हमें अच्छे से पता लग जाएगा कि हमें क्या करना है। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा अगर चीजें लिखी हुई होंगी। अभी बताया था ना, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है ये, कि एक इंट्राफॉर्म और इंटरफॉर्म दोनों तरीके से कंपैरिजन हो सकता है, तो अगर पूरा लिखा हुआ होगा तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो आधे ज्यादा टैक्स ही वसूल लेती है हमसे, तो वो टैक्स का अमाउंट भी हमें कैसे पता लगेगा? जब हमारे पास पूरी एक इन्फॉर्मेशन होगी हमारी सेल्स की, इनकम की, तभी तो हम गवर्नमेंट को एक सही तरीके से सही अमाउंट पे टैक्स दे पाएंगे। फैसिलिटेट्स लोन। अब अगर हम बैंक में गए लोन लेने के लिए, तो बैंक वाले क्या मांगेंगे? हमारी आईटीआर मांगते हैं, और दूसरा जो हमारा बिजनेस है, हमारे पूरे बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि हमने पूरे बिजनेस के अंदर हमने कितना प्रॉफिट कमाया लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर। तो वो हमें बैंक में दिखाने में भी हेल्पफुल होता है, जिससे कि हमें लोन मिल सके। एविडेंस इन कोर्ट। अगर हमारी कोई सेटलमेंट है, टैक्स लायबिलिटी सेटलमेंट हो गई, या हमें किसी से पैसे लेने, हमें उसके ऊपर कोई केस करना है, या हमने किसी को पैसे दे रखे हैं, हमने हमने किसी को पैसे देने, उसने हमारे ऊपर केस कर दिया, तो इन सारी चीजों का एविडेंस भी एक कोर्ट में मिल जाएगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ही।
फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, अगर हम बिजनेस को आगे कभी बेचने जाते हैं तो दूसरा बंदा हमारा बिजनेस क्यों खरीदेगा, उसे पता भी तो होना चाहिए ना कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल भी हो। तो वो हमारे सारे पूरे अकाउंट्स की बुक्स जो होती है हमारी, उनको इंस्पेक्ट करेगा कि हमारे पास क्या चीज कितने अमाउंट की है, अगर उसको प्रॉफिटेबल लगेगा तो ही वो अच्छे दाम पे उसको खरीदेगा। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी क्या होती है कि दिवालिया निकल जाना, मतलब हम किसी के पैसे देने के काबिल नहीं रहे, तो वो हमें इवेंट इंसॉल्वेंसी आने वाली है, ये भी तो हमें अपनी बुक्स देखकर ही पता लगेगी ना। और जब इंसॉल्वेंसी आ जाएगी तो हमें किस देनदार को कितने पैसे चुकाने हैं, तो उसका हम अमाउंट भी कैसे सेटल कर पाएंगे अगर हमारे पास प्रॉपरली उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, जब पार्टनरशिप बनाते हैं दो या दो से ज्यादा लोग, तो उस टाइम पर भी अकाउंटिंग हेल्पफुल होती है कि अगर हमें नया पार्टनर एडमिट करना है अपनी पार्टनरशिप में, या किसी पार्टनर को रिटायर होना है, तो पूरी अकाउंट्स की बुक को देखकर ही तो वो फर्म के अंदर एडमिट होगा या उससे रिटायर होगा अपना प्रॉफिट लेकर के। तो ये सारे हमारे पास हो जाते हैं एडवांटेजेस अकाउंटिंग के। अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग में हमारे सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहला है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, कि अकाउंटिंग जो है ना पूरी 100% एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होती। कैसे? अब आप कहोगे कि एविडेंस तो है हमारे पास, जैसे हमने कोई अमाउंट की सेल करी है या परचेस करी है तो उसका तो बिल होता है, तो वो तो हम एग्जैक्ट चढ़ा देंगे। बट कुछ चीजें ऐसी है जिनका अमाउंट हमें एग्जैक्टली नहीं पता, जैसे कि हमने शर्ट्स बनाई, हमने पूरे साल में 10,000 शर्ट्स बनाई, जरूरी थोड़ी कि हमारा सारा का सारा स्टॉक बिक जाएगा, कुछ 1,000 2,000 पीस हमारे पास बच भी जाएंगे। तो जो पीसेस नहीं बिकते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो हमें अपनी बुक्स में दिखाना होता है, तो हमें तो नहीं पता ना कि मार्केट में फ्यूचर में कितने प्राइस पर बिकेंगी वो शर्ट्स, तो हमने उसका अंदाजे से एक स्टॉक का अमाउंट लिख लिया, तो उससे हमारा प्रॉफिट कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। दूसरा, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, रियलिटी में कुछ और है लेकिन हम अकाउंट्स में कुछ और दिखा रहे हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन क्या है? जैसे हमने कोई भी एक मशीन खरीदी, या आप समझो आपने फोन खरीदा, अब फोन की जो वैल्यू होगी मार्केट में वो टाइम के अनुसार गिरेगी, क्यों? नए नए मॉडल्स भी आएंगे उसके, आप उसको यूज करेंगे तो वो खराब भी होगा, पुराना भी होता चला जाएगा, तो इसी टर्म को हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। अब मार्केट में उसकी वैल्यू किसी और रेट पर डिक्रीज हो रही होगी, लेकिन आप अपनी बुक्स में इसको किसी कम रेट पर या ज्यादा रेट पर डिक्रीज कर रहे हो, तो ये जो चेंज आ गया इसे हम बोलते हैं अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। फिर आता है इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, अकाउंट्स में हम खाली मनी मेजरमेंट की बात करते हैं, सिर्फ पैसे की, हम क्वालिटी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हमारी जो लेबर है वो कितनी स्किलफुल है हमारे पास, तो हमें नहीं पता ना, हम उसकी स्किल्स का कोई पैसा हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, तो इसमें क्वालिटी इग्नोर हो जाती है पूरी अकाउंट्स में। इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग में अभी आप आगे पढ़ोगे एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि हमने जो, जैसे हमने कोई लैंड बिल्डिंग खरीदी, तो हमने जिस प्राइस पर एक्वायर करी है यानी परचेज करी है, पूरे साल दर साल वही वैल्यू शो होती रहेगी बस उसकी। तो ये हमारे पास जो प्राइस लेवल चेंज है, लेकिन मार्केट में उसका प्राइस घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, हम उसको कभी भी बुक्स में अपने नहीं घटाते बढ़ाते, तो इसको ये प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर कर देता है पूरा। विंडो ड्रेसिंग, अबे विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? मैन्युपुलेशन, मतलब चेंज करना अपने फायदे के लिए, कि प्रॉफिट कुछ है दिखा हमने ज्यादा दिया, तो इसका क्या होता है, इससे हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, बुक्स है, वो देखने में तो अच्छी लगेंगी लेकिन बिजनेस हमारा अंदर से खोखला है, मतलब उसके अंदर एग्जैक्टली में कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, और वो हम उसको बढ़ा चाकर कुछ बातें दिखा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। ये बायसनेस भी कह सकते हो आप इसको। अब हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस करी क्यों जाती है। सबसे पहला है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करा जाएगा अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू कि डेली टू डेली बिजनेस में किन ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करा गया है। नेक्स्ट होता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, कि पूरे ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम्स को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उनसे ईयर एंड में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को हम कैलकुलेट कर सके, इसलिए अकाउंटिंग को करा जाता है। नेक्स्ट होता है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, एक बिजनेस के अंदर ईयर एंड में कितनी एसेट्स हैं बिजनेस के पास या कितनी लायबिलिटीज उधारी हैं बिजनेस के पास, ये शो करने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए अकाउंटिंग को करा जाता है। नेक्स्ट होता है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट हमने बिठा रखी है जो पूरे बिजनेस को संभाल रही है, उस मैनेजमेंट को भी एक असिस्टेंस मिल जाती है कि उसको आगे की फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी होगी अपने पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हुए, इसलिए अकाउंटिंग करी जाती है। नेक्स्ट होता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, यूजर्स कौन होते हैं? जैसे कि ओनर, क्रेडिटर्स, बैंक्स,
तो इन सबको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है पूरी, तो इसलिए अकाउंटिंग प्रोसेस को करा जाता है कि जिससे इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। लास्ट आता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। बिजनेस की जो एसेट्स है यानी बिजनेस की जो अपनी चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कैसे करा जाएगा? जब प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे हमारे पास तभी हम अपने लॉसेस को बचा सकेंगे, जिससे कि हमारी एसेट्स भी बच सके बिजनेस की और हमारा बिजनेस बंद ना हो। तो ये सारे हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लास 11 का हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस वीडियो के अंदर हमने समझा अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, यूजर्स कौन होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, और बुक कीपिंग प्रोसेस क्या होती है। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ आगे वीडियोस के लिए।